इंडिया के महान साइंटिस्ट, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर होने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है। एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी मोटिवेशन से भरी हुई है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री विद सैनी पर। मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से उनकी प्रेरणात्मक जिंदगी के बारे में बताऊंगा, जिससे इंस्पायर होकर आप अपने भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को रहस्यमयी घटना तथा आपके आसपास घटने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। एक बेहद ही आम परिवार में पैदा होकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वर नाम के शहर में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वो एक तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो एक नाव के मालिक होने के साथ साथ स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। इनकी मां का नाम औशी अम्मा था, जो एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम का परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता की नाव ही उनके परिवार की रोजी रोटी का सहारा था। अब्दुल कलाम के पिता हिंदू तीर्थयात्रियों को अपने नाव से रामेश्वरम से निर्जन धनुषकोटी के मंदिर तक ले जाते थे। अब्दुल कलाम के अलावा उनके 3 बेटे और 1 बेटी भी थे। अब्दुल कलाम ने अपने घर की गरीबी को बचपन से देखा था। वो अपने बचपन के दिनों से ही अपने पिता की मदद किया करते थे। वो सुबह सुबह अपने पिता के साथ निकल जाया करते थे और अपने पिता को नाव की सवारी दिलवाने में मदद किया करते थे। अब्दुल कलाम के पिता अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उन्हें पता था कि शिक्षा उनके बच्चों के लिए कितना जरूरी है और कितना लाभदायक है। वो नाव का किराया देने पर तथा बेचने का काम भी किया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार काफ़ी बड़ा था। पिता की इनकम तो थी, लेकिन परिवार के बड़े होने के चलते मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। अब्दुल कलाम को अपने परिवार की गरीबी की हमेशा चिंता रहा करती थी। अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने अपने बचपन में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। और रेलवे स्टेशन से अखबारों तथा अखबारों की गट्ठी को उठाते थे और फिर सड़क के किनारे या घरों में जाकर उन अखबारों को बेच दिया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ने का शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा शौक रहा है। और जिन अखबारों को बेचा करते थे उन्हें भी अच्छे से पढ़ लिया करते थे। अपने स्कूल के दिनों से उन्हें अंदर नई चीज़ों के सीखने की ललक पैदा हो। वो अक्सर समुद्र के किनारे खड़े होकर आसमान में उड़ने वाले परिंदों को निहारा करते थे। आसमान की ना खत्म होने वाली दुनिया उन्हें बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती थी। उन्होंने अपने बचपन में ही सोच लिया था कि वो बड़े होकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने स्कूली जीवन की शुरुआत तमिलनाडु के रामनाथपुरम के एक स्कूल स्वाडस हायर सेकेंडरी स्कूल से की। वो अपने स्कूल के दिनों में अपने एक टीचर आयदुरे सोलोमन से काफ़ी ज़्यादा आयदुर सोलोमन ने पहली बार अब्दुल कलाम को ये सीख दी थी कि इंसान को ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए और ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने साथ रखने चाहिए। अब्दुल कलाम ने अपनी टीचर के इस फलसफे को अपने बचपन के दिनों से ही अपने जीवन में उतार लिया था। अपनी शुरुआती एजुकेशन को पूरा करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए। उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि भौतिकी उनका प्रिय विषय नहीं है। बचपन से अब्दुल कलाम का सपना था कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिल ले लिया। MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद एयरफोर्स की परीक्षा दी, लेकिन इस परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाए। अब्दुल कलाम का सपना इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का था। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले 25 में से 8 उम्मीदवारों का चयन होना था। कलाम साहब 9वें स्थान पर रहे और उनका ये सपना एयरफोर्स की नौकरी नहीं मिलने के कारण एपीजे अब्दुल कलाम खुद से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे और ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से वो अपनी आत्महत्या करने की कोशिश तथा सोचने लगे। वहाँ बैठ के और रोने लगे और सोचने लगे कि ज़िंदगी नष्ट हो गई है, व्यर्थ हो गई है, अब हमें से यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वापस घर यहीं कूद के जान दे देना चाहिए। तभी उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई।
स्वामी शिवानंद ने उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए समझाया कि नियति तुमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती है, इसी वजह से तुम्हारा चयन एयरफोर्स में नहीं हो पाया। इसलिए जाओ, कर्म करो और बाकी सब नियति पर छोड़ दो। स्वामी शिवानंद की बात सुनकर वो बेंगलोर चले गए और बेंगलोर में जाकर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो अपने करियर में भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम कर चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें 1960 में इसरो में काम करने का मौका मिला। इसरो में पहुंचकर उन्होंने परियोजना निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। वर्ष 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक रज्जा रमन ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970-80 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। जब अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए अब्दुल कलाम ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्ण को यह भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फेलो व विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसे मानी यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दे। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार एमटी यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये स्टोरी से आप कितना प्रभावित हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना